नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है कृषि दर्शन। किसान भाइयों, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि खेती किसानी को समर्पित है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम बात करते हैं खेती किसानी की, साथ ही साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि जो सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं वो सारी योजनाएं आप तक पहुंचे और किसान भाई उन योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि यदि हम बात करते हैं किसानों की, तो आज के दौर में हर व्यक्ति अपने लिए जीता है, लेकिन किसान या अन्नदाता ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। खेत में खून पसीना एक करता है, अच्छा भोजन बनाने का प्रयास करता है ताकि सही भोजन आपकी और हमारी थाली में पहुंचे, और इसी को देखते हुए अपने आप को मजबूत बनाने के साथ ही आसपास के क्षेत्रों के किसानों को भी मजबूत करने का प्रयास करता है। एक ऐसे ही खास मेहमान से मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं, प्रगतिशील किसान। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि देवास जिले के अरनिया जागीर में हम मौजूद हैं। डीएम फार्म है ये और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूँ आपका। प्रगतिशील किसान नारायण सिंह सेंधव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश दूरदर्शन में। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा ये फार्म जो है 62 एकड़ का है और डीएम कृषि फार्म के नाम से जाना जाता है। किसान का नाम नारायण सिंह सेंधव है। मैंने यहाँ मिर्च, टमाटर और ये गोभी की खेती लगा रखी है। परंपरागत में हम खरीफ में सोयाबीन की खेती करते थे और रबी में गेहूं की खेती करते थे। तो हमें खरीफ में क्या है 2-3 कुंटल सोयाबीन होते थे, वो भी 50 किलो तक वो चले गए। उसके बाद में गेहूं बोते थे तो वो भी 8-10 हज़ार रुपये के होते थे, इसलिए हमें मुनाफा नहीं मिल सकता था। इसलिए हमने एक हॉर्टिकल्चर ने मुझे टूर कराया महाराष्ट्र का, वहाँ मैं गया जी। वहाँ मैंने जो है वहाँ पे ड्रीप और मल्चिंग की खेती देखी, जिसे आधुनिक पद्धति की संरक्षित खेती कहते हैं। वहाँ मैंने वो देखा तो वहाँ ड्रीप और मल्चिंग की खेती देखने से मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैं भी मेरे यहाँ गाँव जाकर ऐसी खेती अपनाऊँ तो मुझे मुनाफा मिले। फिर मैंने यहाँ आके जो है ड्रीप और मल्चिंग की आधुनिक पद्धति की संरक्षित खेती करना चालू किया। आज मैं करते करते 12-13 साल हो गए मेरे को, और मैं आज 14 हेक्टेयर में मैं ड्रीप और मल्चिंग की खेती करता हूँ। और जिस खेत में हम खड़े हैं यहाँ भी 10 एकड़ की मिर्ची लगी हुई है और साइड में टमाटर लगा हुआ। फिर किसानों को मैंने जो है यहाँ से अच्छे पौध की एक नर्सरी डाली और किसान को यहाँ से मैंने पॉली हाउस में जो नर्सरी किसान को देना चालू किया, और थोड़े थोड़े पौधे उनको भी बेचता हूँ और बाकी के मैं मेरे खेत में सीडलिंग तैयार करके लगा लेता हूँ। बिल्कुल नारायण जी, हम देख रहे हैं कि आपका एक वृहद अनुभव है, लेकिन इसके साथ ये भी किसान भाई जानना चाहेंगे कि जब आपने शुरुआत की थी खेती की, उस वक्त कितनी चुनौतियां आपके सामने थी। साथ ही साथ यदि मैं परिवार की बात करूं तो परिवार का आखिर कितना सहयोग रहा? मेरे परिवार का काफ़ी सहयोग रहा, मिसेज का भी साथ रहा और लड़के का भी साथ रहा। आज भी आप जिस खेत में खड़े हैं वहाँ मेरा लड़का भाइयों से काम करा रहा है। मेरी मिसेज वहाँ फार्म पे मैनेज करती है, पूरा देखती रहती है। और मुझे मतलब जो है अन्य वैज्ञानिक की कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक से सहायता दवाई खाद की मिली और उस ढंग से मैंने इस खेत को सुचारू। इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे किसान भाई, यदि बात करते हैं आधुनिक खेती की, शुरुआती दौर में परंपरागत खेती आपको मिली रही होगी या आपने कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन किए होंगे, आज के दौर में कितना परिवर्तन आप देखते हैं? आज के दौर में सर ये परिवर्तन आया कि हम 1 एकड़ की मिर्ची जो लगाते हैं तो हम 4 लाख का उसका उत्पादन ले लेते हैं। उसमें से हमको 2 से 1.5 लाख का खर्च हो जाता है, फिर भी 2 लाख रुपए बच जाते हैं। अभी वर्तमान में मैं साइड में एक मेरा टमाटर का 3 बीघे का खेत लगा हुआ है। 2014 में हमको रेट मिला था 1200-1300 रुपये पर कैरेट, 25 किलो वज़न तोल के देते हैं। वैसे ही इस साल हमको वापस आया, क्योंकि इस साल टमाटर तो बहुत लगा था पर ब्लाइट, बारिश ज़्यादा होने से ब्लाइट रोग की शिकायत है। उससे किसान ने जितना मैनेज किया उसको उतना फल मिल गया। तो हमने उसको मैनेज अच्छे ढंग से किया। तो मैंने उसमें 3 बीघे के टमाटर में 10,11,221 रुपये की मार्केटिंग ली है और 278 कुंटल 25 किलो उत्पादन लिया है वज़न का, और 1113 कैरेट वज़न मतलब टमाटर उसमें से निकाला है और अभी चल रहा है, वो मार्च तक चलेगा। तो किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि वो आधुनिक पद्धति की संरक्षित खेती करें और जो भी चाहिए मेरे से पूछते रहें और सीखते रहें, मैं उनको बताता हूँ। बिल्कुल नारायण सिंह जी, ये भी समझना चाहेंगे किसान भाई आपके पास आते होंगे, आपसे मुलाकात करते होंगे और आपके अनुभवों को जानने का उनका प्रयास रहता होगा। क्या कुछ पूछते हैं किसान भाई जब आपके पास आते हैं? क्योंकि देखा जा रहा है कि आज के दौर में वक्त बदलता जा रहा है, युवा पीढ़ी है वो भी खेती किसानी में आ रही है। किसान भाई मेरे पास आते हैं क्योंकि यहाँ मेरा फील्ड हरा भरा 12 महीने रहता है। मिर्ची, टमाटर, बैंगन रेट के बज गिन के बज लगी हुई रहती है।
किसान मेरे पास आते हैं तो मेरे से सारे पूछते हैं कि भाई किस ढंग से लगाना चाहिए। तो उनको मैं राय देता हूं कि भाई आधुनिक पद्धति की संरक्षित खेती से कराना चाहिए, ड्रीप और मल्चिंग लगाने से। ड्रीप लगाने से फ़ायदे होते हैं कि टपक टपक करके बूंद बूंद करके पानी गिरता है तो वो स्कोर करी हुई मिट्टी में जड़ों का विकास होता है और उत्पादन डबल आता है और पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है, क्योंकि पानी का अब धीरे धीरे अभाव बढ़ता जा रहा है। इसके कारण पानी की भी बचत होती है और उत्पादन उसका डबल आता है। इसके पहले आपने भी जानकारी दी थी कि आपके द्वारा काफ़ी आर्थिक रूप से इन्वेस्टमेंट भी किया गया है, तभी जाकर एक किसान सुदृढ़ होता है। लेकिन ये बताने का प्रयास करिए, सरकार की बात करते हैं तो आर्थिक रूप से भी सरकार किसानों की मदद कर रही है। ये किसानी को परिवर्तित करने में, मुनाफे में इसे तब्दील करने में कितनी सहायता प्रदान करता है? सरकार मतलब जो है ड्रीप में सब्सिडी दे रही है, मल्चिंग में सब्सिडी दे, किसान को मतलब जितनी भी राहत देना चाहिए सरकार दे रही है, पर किसान को वो अमल करना चाहिए और मैनेज करके ढंग से उसको अपनाना चाहिए। इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे, यदि हम बात कर लेते हैं कृषि की, तो आज के दौर में क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? किसान भाई आते हैं, उनको ये भी जानकारी रहती है कि आखिर नए बीज हैं, खाद हैं, इनकी जानकारी मिलनी चाहिए। तो कृषि विज्ञान केंद्र जो सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, और कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य ये है कि आखिर किसान भाइयों तक नई जानकारियाँ कैसे पहुँचे, कितनी सहायता प्रदान करता है? कृषि विज्ञान केंद्र में समय समय पे जो भी वैज्ञानिक लोग मीटिंग रखते हैं, जैसे रासायनिक उर्वरक किस प्रकार से देना चाहिए, पेस्टिसाइड में कौन सा जैविक उत्पाद लेना चाहिए, ये समय समय पे मीटिंग रख के बुलाते हैं। उसको किसान को वहाँ मीटिंग अटेंड करना चाहिए और खेत में ये आधुनिक पद्धति की सुरक्षित खेती करना चाहिए। कितना ज़रूरी हो जाता है वैज्ञानिकों का? क्या वैज्ञानिक आपके खेत पर भी आते हैं या सलाह दी जाती है उनके द्वारा कि आप, जैसे ऋतुओं का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, अब ठंड का सीज़न शुरू हो गया है, तो ऐसे में क्या खेती में परिवर्तन करना चाहिए? खेती में ठंड के सीजन में परिवर्तन करना चाहिए। पानी का मैनेज, दवाई खाद उस हिसाब से देना चाहिए। पानी जितना पहले क्या गर्मी में पड़ने लगता था, अब ठंड में थोड़ा कम लगेगा, उस हिसाब से किसान को पानी देना चाहिए और वैज्ञानिक लोग की सलाह के अनुसार चलना चाहिए। तो किसान मित्रों, यदि बात करें आत्मनिर्भरता की, तो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, कोशिश यही है कि आखिर मध्य प्रदेश, भारतवर्ष आत्मनिर्भर कैसे बने। नारायण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान के क्षेत्र में, खेती किसानी के क्षेत्र में इनका वृहद अनुभव है। समझेंगे आपसे नारायण जी, यदि किसानों की हम बात कर लें तो आखिर किसान आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है? किसान आत्मनिर्भर तभी हो सकता है कि जैसे आधुनिक पद्धति की जो संरक्षित खेती है उसको अपनाना चाहिए। सोयाबीन और गेहूं चने की खेती में कुछ बचता नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँ कि भाई सोयाबीन गेहूं चना बोना नहीं चाहिए। जैसे किसी किसान के पास 10 एकड़ ज़मीन है तो 2 एकड़ की सब्जी ले और 3 एकड़ का मतलब जो है रबी खरीफ में ये सामान लगाए। तो जो हरी सब्जी जैसे मिर्ची, टमाटर, बैंगन, अगर ढंग से आधुनिक पद्धति की संरक्षित खेती ड्रीप मल्चिंग लगा के करेगा तो उससे उत्पादन और आमदनी बढ़ेगी। आधुनिक पद्धति की ज़्यादा जानकारी किसान भाइयों तक कैसे पहुंच सकती है? आधुनिक पद्धति की ज़्यादा जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र जा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर के जो अधिकारी है उनसे मिल सकती है, एग्रीकल्चर में मिल सकती है, या उन्नत प्रगतिशील जो किसान करते हैं उनके खेत पे जाके आप विजिट करो, देखो। और किसान को मैं अच्छी तरह से, अगर मेरे यहाँ आएगा तो मेरे को ये 13 साल का अनुभव लगभग वेजिटेबल क्रॉप में और 14 हेक्टेयर की मेरे पास ड्रिप लगी। मैं सभी किसान को ये सलाह दूंगा कि भाई ये आधुनिक पद्धति की खेती करें। इसके अलावा किसान मित्रों, एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल ये सामने आ रहा है कि यदि सिंचाई की हम बात कर लें तो नारायण सिंह जी, आप भी जानते हैं कि सिंचाई प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि पहले भी आपने जिक्र किया कि पानी की समस्या बनी रहती है। ऐसे में कम से कम पानी का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा फसल कैसे लगाई जा सकती है? कम से कम मतलब पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फसल ऐसे लगाई जाती है कि क्या, एक इजराइल देश है, फॉरेन कंट्री, वहाँ पे बिल्कुल पानी की कमी है, पर वहाँ ड्रीप मल्चिंग से आज भी हमारे इंडिया कंट्री से बहुत ज़्यादा उत्पादन लेते हैं। उसी पैटर्न पे यहाँ इजराइल से जो ड्रीप आई और अपने इंडिया भी बहुत कंपनी बना रहे हैं, तो ड्रीप बिछा के और बेड बना के खेती करते हैं, तो उससे टपक टपक करके पानी बहुत कम लगता है। मतलब आज 4 गुना उससे उत्पादन अपन ले सकते हैं। ज़्यादातर पानी की बचत ड्रीप लगाने से ही होगी, टपक सिंचाई से। जी बिल्कुल, ड्रीप मल्चिंग की आपने बात की है, थोड़ा सा इसको विस्तार से मैं समझना चाहूँगा। ड्रीप मल्चिंग ऐसा है कि खेत में लगाना चाहिए, मतलब जो है 16 mm की आती है और 40-40 सेंटीमीटर पर ड्रीपर रहते हैं, उसके बेड बना के उसको बिछा के उसमें लगाई जाती है। तो उसमें एक तो ड्रीप से मजदूर की बचत होती है, जैसे ड्रीप लगाने से फर्टिलाइज़र वाटर सॉल्यूबल पंप से वहीं घोल के यहाँ दे सकते हैं,
और उसके बाद में उसमें नमी बनी रहती है मल्चिंग को लगाने से। इसके अलावा नारायण सिंह जी, ये भी जानकारी है सामाजिक सरोकार की मैं बात कर लूँ या किसान भाइयों की बात कर लूँ, तो किसान भाई आपके पास आते हैं, आप जानकारी भी उन्हें देते हैं। और यदि सम्मान की हम बात करते हैं मित्रों, तो यदि किसी भी व्यक्ति को सम्मान मिलता है तो प्रोत्साहन अपने आप आगे बढ़ता है कि आखिर हमें आने वाले वक्त में काम कैसे करना चाहिए। ये भी हमारे पास जानकारी कि काफ़ी सम्मानित आपको किया गया है, बड़े बड़े पुरस्कार भी आपको दिए गए हैं। मुझे मतलब कलेक्टर साहब ने ये सर्वोच्च कृषक पुरस्कार भी दिया और शिवराज सिंह चौहान ने मुझे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया भी, विदेश भी होके आया मैं अंश पूंजी भर के। तो मेरे को ये सम्मान सब ये मेहनत रात दिन मेहनत करने से और ये वेजिटेबल क्रॉप करने से जो है मिले हैं। ऐसे ही हर किसान को मेहनत करके और जो है नाम कमाना चाहिए आधुनिक पद्धति की संरक्षित खेती करके। बिल्कुल, आपने यहाँ पर बोला कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी आपका दौरा रहा। कितना महत्वपूर्ण हो गया वो अनुभव, कितना ज़रूरी रहा आपके लिए? मेरे लिए बहुत काफ़ी जो है वो अनुभव रहा कि जगह जगह में फील्ड में जैसे नोएडा है, करनाल है, राउरी राजगुरुनगर है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर ने मेरे टूर बनाए, वहाँ अन्य वैज्ञानिक लोगों ने लेक्चर दिए, उसमें मेरे को समझ में आई तो मेरा ज्ञान वहाँ से और अधिक बढ़ा और यहाँ मैंने खेती को बढ़ावा दिया। अब वर्तमान दौर की हम बात कर लें, भारतवर्ष में और विदेशों में जो खेती की जाती है, कितना अंतर देखते हैं आप? वहाँ मतलब अगर वहाँ का विदेश का देखे जाए तो वहाँ से अपन 100 साल पीछे हैं। यहाँ अपन को 100 साल आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मेहनत और मैनेज करना पड़ेगा वेजिटेबल क्रॉप के लिए। तो 100 साल हम पीछे हैं और 100 साल आखिर हम क्यों पीछे हैं, इसका हमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और कुछ और जानकारियों पर बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे हम इस व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि
निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और DM फार्म में हम मौजूद हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि आखिर यहाँ पर हरी मिर्ची लगी हुई है। नारायण सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, प्रगतिशील किसान हैं आप। नारायण जी, ये बताइए कि यदि वर्तमान दौर की बात करें तो कौन कौन सी फसल का इस वक्त उत्पादन किया जा रहा है? अभी वर्तमान में बारिश में जो है जुलाई के महीने में मिर्ची, टमाटर, बैंगन ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं और वो सोलानोसी क्रॉप में आती है। सोलानोसी उनकी वो है कुल, और वो मतलब जो है जुलाई में अगर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो अप्रैल मई तक उत्पादन दे सकती है। मतलब 6 से 8 महीने की मार्केटिंग होती है और अच्छा उत्पादन उससे लिया जाता है। किसान भाई ज़्यादातर ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी फसल है जिसमें किसान भाइयों को फ़ायदा हो सकता है, और ऐसे किसान भाइयों की बात कर लें जो कि शुरुआती दौर में खेती किसानी कर रहे हैं, तो सावधानियाँ और चुनौतियाँ क्या रहती हैं उनके सामने? सबसे ज़्यादा उत्पादन और कमाई हो सकती है बेल वाली जितनी फसलें लेती हैं, जैसे कुकुड़ मतलब बेल वाली फसलों को कद्दू वर्गीय बेल वाली फसलें बोलते हैं। उनका 80 से 90 दिन में उत्पादन पूरा ख़त्म हो जाता है और वो 1 एकड़ की 2 लाख का उत्पादन दे सकती है। सोलानोसी कुल में मिर्ची, टमाटर, बैंगन ये 10 महीने चलती है, तो इसका भी उत्पादन अच्छा आता है। इससे भी किसान पैसे अच्छी तरह से कमा सकता है, पर उसको समय समय पे देख रेख करना, पौधों से बात करना, किस प्रकार से अपन पौधे से ऐसे बात करना सीखो। सुबह रोज़ खेत पे जाओ और उनसे हरियाली किससे मिलो कि भाई पौधा मेरे से क्या बातचीत करना चाह रहा है, तो उसको खाद दवाई जो भी देना चाहिए वो समय समय पर दवाई करके मैनेज करना चाहिए। बहुत अच्छी बात नारायण जी आपने यहाँ पर कही है, पौधों से भी बात की जाती है। किसान मित्रों, आप ये समझ सकते हैं और जो आम जनता हमें देख रही है वो भी ये समझ सकती है कि आखिर एक किसान कितनी मेहनत करता है शुद्ध फसल को उगाने के लिए। ये भी बताने का प्रयास करिए, जब फसलों का परिवर्तन का दौर आता है तो मिट्टी परीक्षण बेहद ज़रूरी हो जाता है। आखिर कितनी सावधानी इसमें बरतनी चाहिए और क्या अनुभव कहता है आपका खेत को तैयार करने के लिए? खेत को तैयार करने के लिए पहले 1-2 गहरी जुताई करके फिर रोटावेटर किया जाता है, फिर बेड के बनाए जाते हैं। उसके बाद में जब क्रॉप ले लेते हैं फसल, तो मई जून में खेत खाली रहता है 2 महीने, उस समय V आकार का गड्ढा खोद के मिट्टी परीक्षण अपने खेत की ज़रूर करवाना चाहिए। मिट्टी परीक्षण कराने से ये पता चल जाता है कि इसमें पोषक तत्व की कमी है कि सूक्ष्म तत्वों की कमी है। दूसरी बात, पानी का EC, TDS ये भी मेंटेन करना चाहिए कि मेरे पौधे का यहाँ मेरे को pH कितना है और इसका TDS कितना है। ये सारी चीज़ों का अगर ज्ञान किसान रखेगा तो उसका उत्पादन अधिक आएगा और लागत कम आएगी। तो मित्रों, मिट्टी परीक्षण की तो हमने बात कर ली, खेत की तैयारी की हमने बात कर ली, लेकिन नारायण जी ने एक बड़ी खास बात यहाँ पर बोली है, वो है पानी की परख करना कि आखिर पानी का TDS कितना होना चाहिए। इसके अलावा हमारी फसलों के लिए सही पानी की मात्रा क्या है। नारायण जी बताइए कि आखिर पानी की परख कैसे हो सकती है? पानी की परख इससे होती है जैसे अपने स्रोत दे रहे थे, कोई नदी से पानी लेता है, कोई कुएं से लेता है, कोई बोर से लेता है, तो इनके सभी के TDS अलग अलग रहते हैं और pH भी इनका देखना पड़ता है। तो और EC जांच करवाना चाहिए।
पहले तो सबसे प्रथम तो कि इसी अगर सही है तो उसमें पौधे को पोषक तत्व सूक्ष्म में सही तरह से लेगा, नहीं तो पानी भी अगर गड़बड़ है तो उसमें भी उत्पादन किसान को नहीं मिलेगा। ये हमें क्या है कि हम नर्सरी लगा रखी तो उसमें भी हम पानी देते हैं तो कम TDS का पानी उसमें जाएगा तो पौधे का कलर येलो नहीं होगा और ग्रीन नर्सरी तैयार होगी उससे। इसके अलावा एक बड़ी खास बात सामने ये आती है कि यदि हमें सही फसल चाहिए, अच्छी फसल चाहिए, तो अच्छे बीज हमें लगाने होंगे और खाद की मात्रा भी सही होनी चाहिए। इस विषय में क्या कहेंगे आप? अगर कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो आजकल हाइब्रिड बीज मेल फीमेल का क्रॉसिंग करके F1 जिस पे लिखा रहता है वो हाइब्रिड बीज रहते हैं और 1 साल के लिए काम देते हैं, तो उनका उत्पादन ज़्यादा आता है। वो अच्छे से बीज भंडार की दुकान पे जाइए और वहाँ ख़रीद के पक्का बिल लीजिए और बिना एक्सपायरी का सीड आप खरीद के खेत में ट्रांसप्लांटिंग कीजिए। हाइब्रिड बीज और सामान्य बीज में क्या अंतर देखते हैं? हाइब्रिड बीज मेल फीमेल का क्रॉसिंग करके ब्रीडर लोग बनाते हैं और जो सादा बीज रहते हैं वो उसी में से निकाल के और उसको स्विंग किया जाता है, उसका उत्पादन कम आता है। जी, इसके अलावा मैं एक बार फिर उसी यात्रा की बात करना चाहूँगा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का दौरा आपने किया था। यदि सम्मानित किया जाता है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो किसान अपने आप में तो मजबूत होता ही है, लेकिन साथ ही साथ अपने आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ के किसानों को भी मजबूती प्रदान करते हैं। वो अनुभव जब आप वापस आए उसके बाद किसान भाई आपसे आए होंगे, मुलाकात की होगी, क्या जानना चाहा उन लोगों ने? जब मुझे गवर्नमेंट ने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया भेजा तो मैंने वहाँ काफ़ी सीख के आया और यहाँ मेरे खेत पे भी बढ़ावा दिया। उसके बाद में आजू बाजू के जो भी किसान हैं उनको भी मैंने सिखाया। उसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थ योजना में इस फार्म का नाम ले रखा है, जहाँ भी मंदसौर और नीमच और जहाँ के भी टूर मतलब हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के द्वारा होते हैं वो यहाँ मैं किसानों को दिखाता हूँ और समझाता हूँ। सरकार की योजना है, भले ही वो सब्सिडी के रूप में किसानों की आर्थिक रूप से मदद करना हो, या केंद्र सरकार की बात कर ली जाए तो स्वनिधि योजना के माध्यम से भी किसानों के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। ऐसी योजनाएं कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है आम किसान के लिए? सभी किसान के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर उसका क्या है कि किसान को सही समय पर उसका उपयोग लेना चाहिए और उसका अनुपयोग नहीं करना चाहिए। सरकार ने तो बहुत काफ़ी कुछ दिया है, वो देती रही है। आर्थिक मदद किसान को क्या 2022-24 तक वो और अच्छे आर्थिक स्थिति बना देगी और अच्छा उत्पादन ले सकते। नारायण सिंह जी, आपने वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, प्रगतिशील किसान से हमने बात की और ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यदि खेती किसानी को लाभ का व्यवसाय में तब्दील करना है तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि मेहनत हम लगातार करते रहें। इसके अलावा सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं और उन योजनाओं का यदि सही तरीके से लाभ लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि खेती किसानी को अब लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। ना सिर्फ आप आसपास के किसानों को मजबूत कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ऐसे किसानों के लिए मिसाल पेश करते हैं जो कि आपको देख रहे हैं और खेती किसानी के व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं। और किसान भाइयों, अब देखेंगे खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। एक नज़र डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। देश में 91 लाख हेक्टेयर में हुई रबी बोनी, प्रदेश में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता, सौंसर में बनेगा उत्कृष्ट बागवानी केंद्र, गेहूं के पौधे सूखने से बचाएं और एकल पहिया निदाई यंत्र। और अब खबरें विस्तार से। चालू रबी सीजन में किसानों ने रबी बुआई शुरू कर दी है। अब तक 91,61,000 हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। इस रबी में 625,14,000 हेक्टेयर में रबी फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में गेहूं की बुआई जोर पकड़ेगी और अपने सामान्य क्षेत्रफल 303,06,000 हेक्टेयर को पार कर जाएगी। देश में चना गत वर्ष की समान अवधि में 20.47 लाख हेक्टेयर से कुछ अधिक 20.94 लाख हेक्टेयर में लग चुका है। चने का सामान्य क्षेत्रफल 95.66 लाख हेक्टेयर है। इसी प्रकार मटर की बोनी 3.34 लाख हेक्टेयर में एवं मसूर की बोनी 2.57 लाख हेक्टेयर में की गई है। रबी की तिलहनी फसलों में प्रमुख सरसों की बुआई गत वर्ष की तुलना में लगभग 12 लाख हेक्टेयर अधिक है। अभी तक 44.66 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई हो गई है। सरसों का सामान्य क्षेत्रफल 61.55 लाख हेक्टेयर है। देश में मोटे अनाजों की बुआई जारी है। ज्वार, मक्का, बाजरा जैसे प्रमुख मोटे अनाजों की बुआई 8.47 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। इसका सामान्य क्षेत्रफल 50.05 लाख हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में यूरिया, DAP, NPK और सिंगल सुपर फास्फेट की पर्याप्त उपलब्धता है। भारत सरकार द्वारा भी लगातार रैक भेजे जा रहे हैं। सभी किसानों को आवश्यकता के अनुसार उर्वरक उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिलों में पैक्स तथा प्राइवेट रिटेलर
पॉइंट अधिक से अधिक संख्या में चालू रहें। रिटेलर पॉइंट्स पर गत वर्ष के विक्रय के अनुसार प्रतिमाह खाद पहुंचाना चाहिए। सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को खाद उपलब्ध कराएं, जिससे मार्कफेड के डबल लॉक पर अधिक भीड़ न लगे। सभी विक्रय पीओएस के माध्यम से हों। मुख्यमंत्री मंत्रालय में रबी 2021-22 के प्रदेश में उर्वरक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर कृषकों को खाद नहीं बेची जाए और कालाबाजारी पर नियंत्रण आवश्यक है। कालाबाजारी जैसी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति पर कठोरतम कार्रवाई करते हुए रासुका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनपीके और एसएसपी को बढ़ावा देना आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इससे संबंधित जानकारियों का प्रसार किसानों में किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री तथा छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल ने विकासखंड सौंसर के ग्राम गुड्डम में 6 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले उत्कृष्ट बागवानी केंद्र का भूमि पूजन किया। उन्होंने भ्रमण के दौरान किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत चने के बीज का वितरण भी किया। श्री पटेल ने गत दिनों विकासखंड सौंसर के ग्राम कुड्डम में उत्कृष्ट बागवानी केंद्र का भूमि पूजन कर शिला पट्टिका का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि लगभग 7.25 करोड़ की लागत से बनने वाले बागवानी केंद्र से नींबू और संतरा की फसलों का उत्पादन करने वाले कृषकों को उत्तम गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध होंगे। इससे किसानों की उपलब्धता लागत कम होगी, साथ ही उत्पादन भी बढ़ेगा। किसान आत्मनिर्भर होंगे। किसानों की आत्मनिर्भरता के लिए बागवानी केंद्र जिले में मील का पत्थर साबित होगा। कृषि मंत्री ने मोहखेड़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किसानों को चना बीज का वितरण किया। उक्त बीज चना फसल के क्लस्टर प्रदर्शन अंतर्गत किसानों को वितरित किया गया है। कार्यक्रम में किसानों को चना बीज के मिनी किट वितरित किए गए। गेहूं की बोनी के 10 से 15 दिनों के भीतर कतारों में गेहूं की पत्तियां मुरझाई सी नजर आती हैं। उखाड़ने पर पौधे सरलता से उखड़ जाते हैं। जड़ का हिस्सा सफ़ेद की जगह भूरा हो जाता है। सहायक जड़ समाप्त हो जाती है। मुख्य जड़ के साथ गेहूं के बीज का पोचा अवरोध भी भूमि के बाहर सरलता से निकल जाता है। फफूंदी से होने वाली इस बीमारी को फूट रॉट कहा जाता है। हर साल 5 से 7% गेहूं का उत्पादन इसी बीमारी से प्रभावित होता है। इसके नियंत्रण के लिए साफ सुथरा बीज लें। उसे कवकनाशी 3 ग्राम थायरम से प्रति किलो बीज उपचारित करें। इसके बाद एजिटोबैक्टर तथा पीएसबी से उपचार करें। इससे गेहूं में होने वाले कई रोगों से मुक्ति मिलेगी। फफूंद जनित रोग नहीं लगेंगे, साथ ही उत्पादन बढ़ेगा और गेहूं की गुणवत्ता अच्छी होगी। एकल पहिया निंदाई यंत्र कई तरह की फसलों में काम आता है। 240 मिलीमीटर से अधिक अंतराल वाली कतारीय फसलों में निंदाई तथा गुड़ाई के लिए हाथ से चलाया जाने वाला उपकरण है। इसमें पहिया, ढांचा, कांटे, हत्था तथा वी ब्लेड आदि लगाए गए हैं। इस यंत्र को आगे पीछे ढकेलकर खींचकर चलाया जाता है। इसे खरपतवार काटा तथा उखाड़ा जा सकता है। छोटी जोत में किसानों के बीच यह यंत्र काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। और अब कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। रबी फसलों की बीज किस्मों का चयन वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार करें। खरीफ फसलों की कटाई के बाद खेत में अवशेषों को एकत्रित कर जैविक खाद बनाएं। फसल अंकुरित होते समय चूहा नियंत्रण के सामूहिक उपाय करें। सब्जी फसलों में कीटों की रोकथाम करें। चना व सरसों की मिश्रित फसल लें और सिंचित मटर व आलू की बोनी करें। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।